नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। इस खास शो में हम बात दुनिया की अहम खबरों की करूंगी। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। सबसे पहले आपको बताती हूं कि किन किन खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये खबरें, इनका असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए आज खास रहने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्ल्ड नाउ में किस मुद्दे पर बात होने वाली है। वर्ल्ड नाउ में हम बात वेनेजुएला की करेंगे, जहां हालात अचानक से बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका का बड़ा हमला देखने को मिला है और वेनेजुएला को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ है। वेनेजुएला सरकार का दावा है कि अमेरिका ने उसके कई रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया है। और ये हमले कहां पर किए गए हैं वो जानिए। ये हमले सीधे जो वेनेजुएला की राजधानी है काराकास, उसके समेत कुल 4 बड़े शहरों पर किए गए हैं। हमले के बाद वेनेजुएला ने अमेरिका पर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उसका इंतजार किया जा रहा है। उनका क्या बयान आता है ये भी सुनना होगा। लेकिन इस घटना के बाद पूरे लैटिन अमेरिका में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड नाउ में आगे आपको बताएंगे कि यह हमला क्यों हुआ, कितना बड़ा सैन्य ऑपरेशन था और इसका ग्लोबल इंपैक्ट आखिरकार क्या पड़ सकता है। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे कनाडा की, जहां हालात कुछ अमेरिका जैसे दिखाई देने लगे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। क्योंकि कनाडा में एक बड़ा संकट सिर उठाने वाला है और लाखों लोगों की नौकरी पर यह खतरा मंडरा रहा है। और वजह है वर्क परमिट की मियाद खत्म होना। आपको याद होगा कि अमेरिका में भी यही हुआ है H-1B वीजा को लेकर के, और अब कनाडा भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कनाडा में जो लोग सालों से रह रहे थे, काम कर रहे हैं, उन्हीं में से बड़ी संख्या अवैध प्रवासी बनने की कगार पर आने वाले लोगों की हो सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें लगभग आधी संख्या भारतीयों की है। यानी आने वाले वक्त में कनाडा की सड़कों से लेकर के सिस्टम तक हर जगह इस संकट का असर दिखाई दे सकता है। लेकिन ये हालात क्यों बने, कितने लोग इसकी वजह से प्रभावित होंगे और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ तीसरी कौन सी स्टोरी होगी वर्ल्ड नाउ की, वो आपको बता देती हूँ। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिका में नाकाम हुई एक आतंकी साजिश की। और इतनी बड़ी आतंकी साजिश थी कि कोई सोच नहीं सकता है। ये कब होने वाली थी? ये होने वाली थी नए साल 2026 के जश्न से ठीक पहले। अमेरिका में एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग को समय रहते लेकिन विफल कर दिया गया है और साजिश रचने वाले संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खुलासा यह भी हुआ है कि वो न्यू ईयर ईव पर लोगों को निशाना बनाने की तैयारी में था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता रही, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आखिर किस तरीके से यह साजिश सामने आई, आतंकियों का प्लान क्या था और कैसे सैकड़ों जिंदगियां बचाई गई हैं, वर्ल्ड नाउ में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में बात न्यूयॉर्क की भी करेंगे। न्यूयॉर्क में लेक इफेक्ट बर्फबारी की करेंगे। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में मौसम ने अपना सबसे सख्त रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि कई हजार फ्लाइट्स हैं पूरी तरीके से डाउन रही, उड़ ही नहीं पाए क्योंकि मौसम खराब था। और ऐसे में क्रिसमस, न्यू ईयर ईव, लोग अपने घर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, एक लंबी छुट्टी बिताने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन सब कुछ थम गया बर्फबारी की वजह से, मौसम की वजह से। न्यूयॉर्क के ओस्वेगो काउंटी में साल के पहले 2 ही दिनों में रिकॉर्ड तोड़कर की बर्फबारी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह सफेद चादर से ढक गई हैं। अब आप ये तस्वीरें देख लीजिए, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिरकार ये बर्फ गिर कैसे रही है, इतनी ज्यादा बर्फबारी कैसे हो रही है। लेकिन सच यही है कि मात्र 2 दिन के भीतर सालों पुराने रिकॉर्ड को बर्फबारी ने तोड़ दिया है। आलम यह है कि आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है और लोगों को घरों में ही रुकने की सलाह दी गई है। यानी उनकी जो छुट्टी थी अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो चलिए करते हैं वर्ल्ड नाउ की शुरुआत। तो वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे अमेरिका के वेनेजुएला पर सबसे बड़े हमले की। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा हमला बोल दिया है। शनिवार तड़के करीब 2 बजे अमेरिका की फौज ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास के एक अहम नेवी बेस को निशाना बनाया है।
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते टकराव ने आखिरकार बड़ा रूप धारण कर ही लिया, जिसका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया खामियाजा भी भुगतेगी। अब ऐसा मैंने क्यों कहा है वो मैं आपको आगे वर्णनाओं में समझाऊंगी। अमेरिकी फौज ने सीधा वेनेजुएला की राजधानी काराकास को निशाना बनाया। एक के बाद एक कई धमाके किए, गोलियों जैसी आवाजें सुनाई दी गईं, शहर पर बारूद का काला धुआं छा गया। राजधानी काराकास में लगातार 7 धमाकों की गूंज सुनाई गई है। ऊपर आसमान, नीचे शहर, हर तरफ बस धुआं धुआं, उसके काले गुबार उठते हुए दिखाई दिए हैं। लोग दहशत में हैं, अपने घरों से बाहर भागते नजर आ रहे हैं। अब अमेरिका और वेनेजुएला में आखिरकार हुआ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। राजधानी काराकास 7 धमाके हुए हैं, जिसके बाद दहल उठी है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भरते हुए देखे जा रहे हैं और कई इलाकों में तो आलम यह हो गया है कि अंधेरा छा गया है, क्योंकि शहर की बत्ती गुल हो गई है। वेनेजुएला में अब आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो एक के बाद एक धमाके के बाद शहर की जो बिजली कट गई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है कि सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के घर पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है कि जो रक्षा मंत्री हैं सीधे उनके घर को ही निशाना बनाया गया है, ताकि वो आगे सेना को बता ही ना पाए कि करना क्या है। इन सब के बीच लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया है। यह बड़ा दावा किया जा रहा है। मादुरो जो पहले से ही अमेरिका के निशाने पर थे, अब ट्रंप के इस कदम के बाद पूरी दुनिया की नजरों में है। उनके खिलाफ आरोपों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त में इस बंधक बनाने की कार्रवाई ने राजनीतिक तनाव को और ज्यादा चरम पर पहुंचा दिया है। ये कार्रवाई अमेरिका वेनेजुएला संबंधों में एक नई लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। आपको याद होगा कि बार बार ये कहा गया था ट्रंप की तरफ से कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को सेफ पैसेज यानी कि सेफ रास्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपना पद छोड़ दें, उस देश को यानी कि वेनेजुएला को छोड़ दें। लेकिन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ना वो अपने देश को छोड़ेंगे और ना ही अपने पद को छोड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। नतीजा ये रहा कि ये जानकारी आती है सूत्रों के अनुसार कि उन्हें यानी निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाया गया है अमेरिका की तरफ से, और उनके साथ उनकी पत्नी को भी बंधक बनाया गया है। ट्रंप का ये कदम न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं को पूरी तरीके से चुनौती देता है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भारी हलचल भी मचा सकता है। जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो डर की वजह से घरों में छिप गए हैं। अब सोचिए उनके लिए ये नया साल कैसा रहा है। कई वीडियो में अमेरिकी ऑपरेशन रेनबो के नाइट स्टॉकर हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए हैं। यह हमला अमेरिका की आक्रामक नीति का सबसे ताजा सबूत है। जो चाहिए वो चाहिए। हालांकि कहा यह गया था कि ड्रग की सप्लाई वेनेजुएला की तरफ से की जाती है, अमेरिका में की जाती है, और ये राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने ये किया है। वेनेजुएला की संप्रभुता को खुलेआम चुनौती दे दी गई है। अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर हवाई हमले किए, उससे ये बात साफ है कि वो अपने इर्द गिर्द विरोधियों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और यही हुआ है। यह हमला उस समय हुआ है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध पहले ही तनावपूर्ण थे। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला क्षेत्र में आतंकवाद और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन वेनेजुएला इसे अमेरिकी हस्तक्षेप के तौर पर देखता है। अब सवाल यह है कि इस हमले के बाद आखिरकार अगला पड़ाव क्या होने वाला है। तो अमेरिका से जंग के लिए क्या वेनेजुएला तैयार है? यह बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि दोनों ही देशों की सीमाओं में और सेनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। वेनेजुएला में अमेरिकी लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमने ये खबर आपको पहले भी दिखाई थी कि वेनेजुएला में 5 अमेरिकियों को हिरासत में लिया गया। हमले के बाद मादुरो प्रशासन का ये काउंटर वार था। पहले हालांकि अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद काउंटर वार करते हुए मादुरो ने 5 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाने के लिए कहा था। नागरिकों को हालांकि मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिकी हमलों के बीच सैन्य तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है, और वेनेजुएला के तट पर तटीय सीमा पर 1,25,000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि उनके पास सैनिक भी इतने ही हैं जितने उन्होंने तैनात कर दिए हैं, और यही वजह है कि वो अपने देशवासियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं।
मादुरो का अमेरिका को चेतावनी भरा जवाब भी आया कि अगर किसी भी प्रकार की बाहरी दखलंदाजी की गई तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी। इन सब के बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस समय काराकास पर बमबारी की जा रही है, दुनिया को सतर्क हो जाना चाहिए। वेनेजुएला पर हमला हुआ है, मिसाइलों से बमबारी की जा रही है, ओएस और संयुक्त राष्ट्र को तुरंत बैठक बुलानी चाहिए, ये उन्होंने लिखा है। अब अमेरिका वेनेजुएला तनातनी के बीच हालात बेहद विस्फोटक हो गए हैं, आक्रामक हो गए हैं। राजधानी काराकास दहल चुकी है, बत्ती गुल हो चुकी है। लोग इस ठंड में, इस न्यू ईयर में पूरी तरीके से अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन सब के बीच अफरा तफरी मची हुई है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति भवन से बाहर निकाल करके सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है, ये जानकारी भी मिली थी। लेकिन उसके बाद जो जानकारी आई उसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया गया। अमेरिका की तरफ से ये जानकारी मिली थी। लेकिन उसके पहले का जो घटनाक्रम है वो मैं आपको बता रही हूँ कि सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाया गया, उन्हें राष्ट्रपति भवन से बाहर किया गया था। राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि आसमान में बार बार लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियां और शहर में दंदनाती सायरन की आवाज लगातार सुनने को मिल रही थी। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव सबसे ज्यादा चरम पर है। अमेरिका ने ये कहा भी था, स्वीकारा भी था, उसका कहना था कि हम काराकास में घुस चुके हैं और अब उसने दुनिया को यह सबूत भी दे दिया है। हाल के दिनों की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े कई तेल टैंकर जब्त किए, एक सैन्य कार्रवाई भी की, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन वेनेजुएला सरकार पर दबाव बढ़ाने की जो रणनीति है वो अपना रहा है। अमेरिका का यह भी आरोप है कि मादुरो सरकार अवैध नशे के कारोबार में शामिल है और यही कह करके बार बार निशाना बनाने की जो कोशिश है, जो तैयारी है, वो अमेरिका की तरफ से की गई थी। हालांकि अब उन्होंने निशाना बना लिया है, सारी कोशिशें उनकी सफल हो गई हैं। वेनेजुएला इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। अब सवाल ये है कि ये हमला कहीं वर्ल्ड वॉर 3 में तो नहीं बदल जाएगा। वेनेजुएला का रूस चीन से रिश्ते जो हैं वो बेहद करीब है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व भी है ये। अमेरिका के खिलाफ कई देश होंगे इस युद्ध में, ऐसा माना जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें ईरान, मिडिल ईस्ट के जो समीकरण है, क्योंकि वहां पर बदले हुए नजर आते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा कहा है। न्यूक्लियर एस्केलेशन का डर इसमें सबसे ज्यादा है कि वर्ल्ड वॉर 3 में कहीं एक बार फिर से न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर लिया जाएगा, क्योंकि ये तमाम देश न्यूक्लियर शक्ति भी रखते हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जापान में 1945 में जो हुआ था, नागासाकी, हिरोशिमा, उसे आज तक कोई नहीं भूला है। लेकिन अगर एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी आशंकाएं और ज्यादा बढ़ गई इस युद्ध की वजह से। वेनेजुएला के एक के बाद एक चाल और हर चाल पर अमेरिका उसमें उलझा रहा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव में निकोलस मादुरो ने ऐसा गेम खेला जिसने वाशिंगटन की रणनीति को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले मादुरो ने अमेरिकी कंपनियों को खुला न्योता दिया, कहा आइए हमारे तेल क्षेत्र में निवेश कीजिए। अब आप समझिए कि किस तरीके के वो बिजनेसमैन निकले। पहले उन्होंने अपने ही देश में अमेरिका की ही कंपनियों को न्योता देकर के कहा कि आइए निवेश कीजिए, यानी जिस तेल पर अमेरिका दबाव बनाना चाहता था उसी तेल को हथियार मादुरो ने बनाया और करारा जवाब अमेरिका को दिया कि नुकसान अभी भी आप ही का होगा, क्योंकि आपके ही यहाँ की कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर निवेश करेंगी। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई, रूस ने भी मोर्चा संभाला वेनेजुएला के हिस्से से। वो तेल टैंकर जिसे पकड़ने के लिए अमेरिकी नेवी पानी में गश्त कर रही थी, उसे बचाने के लिए रूस ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेल दिया। हालात ये हुए कि अमेरिका उस जहाज को छूने से पहले भी 10 बार सोचेगा और इस बीच चीन ने भी साफ साफ संकेत दे दिए। वेनेजुएला के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे, यानी मादुरो के पीछे रूस भी है और चीन भी है जो लगातार उसके साथ खड़ा हुआ है। अब तीन महाशक्तियों के बीच में अमेरिका की चालें भारी भी पड़ने वाली है। तेल, कारोबार, प्रतिबंध और भू राजनीति के इस जंग में वेनेजुएला ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं है बल्कि पलटवार भी कर सकता है। सवाल ये है कि आखिरकार ये तनाव कहां जाकर के रुकेगा, या फिर अमेरिका वेनेजुएला का टकराव और ज्यादा बढ़ जाएगा जो आज हुआ है उसके बाद। एक नए मोड़ पर यह तनाव पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है, चलिए बता देते हैं आपको।
वेनेजुएला के तेल भंडार ने इसे ग्लोबल पावर का केंद्र बना दिया है और विश्व के ऐसे कई बड़े खिलाड़ी हैं जो इस क्षेत्र पर पूरी तरीके से नजर गड़ा करके बैठे हुए हैं। तेल की किल्लत होगी, कीमतों की बढ़ोतरी से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभावित होगी और मादुरो ने रूस और चीन जैसे देशों के साथ रणनीतिक गठजोड़ को बढ़ा दिया है। रूस चीन ब्लॉक के साथ वेनेजुएला की जो साझेदारी है वो अमेरिका की वैश्विक दबाव नीति को चुनौती भी देगी। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नीतियां अमेरिका के लिए चुनौती बन चुकी हैं। अब ये अमेरिका स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन यही सच है। लेकिन आखिरकार ये पूरी कहानी है क्या? क्योंकि जब वेनेजुएला की धड़कती तेल इंडस्ट्री पर अमेरिका के दिग्गज कंपनियों का डंका बजता था, एक समय ऐसा भी था। एक्सॉन, मोबिल, शेवरॉन ऐसी कई बड़े तेल घराने हैं जो वेनेजुएला के तेल कुओं पर राज किया करते थे। लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो अमेरिका यूएसए की जो कंपनियां हैं वो यहीं पर आकर के इन्वेस्ट करती थी। एक वक्त ये भी था। लेकिन वेनेजुएला की जो कच्ची तेल संपदा है वो सिर्फ संसाधन नहीं है, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का एक सबसे मजबूत हथियार है। आज वही दिग्गज कंपनियां हैं पीछे हट चुकी हैं, लेकिन अमेरिका की भू राजनीति और आर्थिक लालच अभी भी कम नहीं हुआ है। वेनेजुएला वर्सेस अमेरिका की इस तेल की जंग की शुरुआत कैसे हुई है वो जान लीजिए। शुरुआत ऐसे हुई है, शुरुआती डिस्कवर और निवेश 1920 से 1930 के बीच में आप इसे मान सकते हैं। 1922 की अब मैं बात कर लेती हूँ। 1922 में माराकाइबो झील के पास एक बड़े तेल भंडार की खोज की गई थी, जिसमें स्टैंडर्ड ऑयल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में भारी निवेश भी कर दिया था। पुरानी बात है 1922 की। उसके बाद 1928 का साल आता है, साल बदला। 1928 में वेनेजुएला दुनिया का शीर्ष तेल निर्यातक बन गया। ये 1928 में हुआ। उसके बाद 1990 और 2000 के दशक की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के लिए तेल हब बना हुआ वेनेजुएला नजर आता है। और उसके बाद प्रतिदिन अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात किया जाता है। अब अमेरिका की जो रिफाइनरी है उसके लिए वेनेजुएला का हैवी क्रूड सबसे ज्यादा मुफीद बन गया। पीडीवीएसए की अमेरिकी कंपनी सिडको सप्लाई चेन की रीढ़ बन गई। वेनेजुएला दुनिया के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया था। ये उस वक्त का दौर था, लेकिन आज भी सच यही है कि वेनेजुएला के पास अकूत तेल भंडार है और वो सबसे शीर्ष पर है और अमेरिका की इसी पर नजर है। इस दौर में अगर मैं बात करूं तो अमेरिकी निवेश से तेल उत्पादन चरम पर है। तेल उत्पादन से लेकर के मेन सप्लायर है ये, तेल उत्पादन से लेकर के निर्यात तक अमेरिका की एक गहरी पकड़ भी देखने को मिलती है। तो ये वो वक्त था 20s तक का जो आपने देखा है। फिर उसके बाद राष्ट्रीयकरण का वक्त भी आ जाता है, तेल पर सरकार का कब्जा हो जाता है और यहीं से अमेरिका वेनेजुएला रिश्तों में दरार गहरी होती चली गई। साल 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल ने वेनेजुएला को आदेश दिया एक्सॉन मोबिल को $1.6 अरब मुआवजा दिया जाए, लेकिन ये पैसा आज तक विवादों में फंसा हुआ है। अब ट्रंप उसी पुराने फैसले को नई रणनीति का हथियार बना रहे हैं। तेल टैंकरों की नाकेबंदी, आर्थिक दबाव और खुले शब्दों में सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है। वेनेजुएला के पास कितना तेल है जिस पर अमेरिका की नजर है वो आप जान लीजिए। मुख्य क्षेत्र ओरिनोको ऑयल बेल्ट है, देश का पूर्वी हिस्सा है वेनेजुएला का, और ये इलाका करीब 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल प्रमाणित तेल भंडार जो है वो लगभग 303 अरब बैरल है। ये 2023 के आंकड़े। एक बैरल में 169 लीटर तेल होता है। अब आप सोचिए 303 अरब बैरल एक हिस्से में है इसके पास। वैश्विक रैंक में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार यहीं पर है, अगर कहीं पर है तो वेनेजुएला में। लेकिन इतने बड़े भंडार के बावजूद वेनेजुएला को तेल से बहुत कम आमदनी हो रही है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक 2023 में वेनेजुएला ने केवल $4.05 अरब का कच्चा तेल निर्यात किया। अब आप सोचिए जिसके पास इतने बड़े लेवल पर तेल भंडार है, तेल अकूत तेल है, उसकी जो आय है 2023 की वो मात्र $4.05 अरब है। इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए ये बात है।
इन सब के मुकाबले अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो 2023 में सऊदी अरब ने क्या कमाया, 121 अरब डॉलर कमाया इसी कच्चे तेल से। और अमेरिका, जिसकी नजरें इस पर गड़ी हुई हैं, तेल भंडार पर गड़ी हुई हैं, उसने 125 अरब डॉलर का व्यापार किया है। रूस ने 122 अरब डॉलर का तेल निर्यात किया है। ये कुछ और आंकड़े हैं। और अब आप देखिए 4 अरब डॉलर, मतलब कहीं पर भी टिक नहीं सकते ये आंकड़े, क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा तेल है, सबसे बड़ा निर्यातक भी इसलिए उसे कहा जाता है। बावजूद उसके 2023 में उसका जो रेवेन्यू था वो बहुत कम था। यानी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, लेकिन ताकत दूसरों के हाथ में। वेनेजुएला तेल के भंडार में नंबर 1 पर है। तेल के भंडार में वेनेजुएला नंबर 1 पर है। फिर भी उसकी जो कमाई थी 2023 की वो 4 अरब डॉलर। इसके बाद आता है सऊदी अरब, ईरान, इराक और कनाडा। कागजों की अगर मैं बात करूं, अगर आप हिस्ट्री के पन्ने पलटाएंगे, अगर आप जाकर के किसी वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आप जानेंगे वेनेजुएला के बारे में कि वेनेजुएला तेल का बादशाह है। लेकिन हकीकत में कहानी ठीक इसके उलट नजर आती है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार देश में तेल भंडार कितना है वो जान लीजिए। ये बिलियन बैरल में हम आपको बता रहे हैं। वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल है। वहीं सऊदी अरब की मैं बात करूं तो सऊदी अरब में 267.2 बिलियन बैरल, 303 सबसे ऊपर है। उसके बाद बाकी देशों का नंबर आता है। फिर भी इसकी आय जो है वो चौंकाने वाली थी 2023 के आंकड़ों में। ईरान के पास 208.6 बिलियन बैरल है, कनाडा के पास 163.63 है, तो इराक के पास 145.02 है। यूएई की बात करते हैं, 113 बिलियन बैरल, कुवैत 101.5, रूस के पास 80 है और अमेरिका के पास सबसे कम है 55.25। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे देश हैं, जिसमें लीबिया भी है जिसके पास 48.36 बिलियन बैरल के लगभग तेल है। बाकी दुनिया, इन देशों के अलावा बाकी दुनिया में 244.23। अब आप समझ जाइए कि बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा 303 बिलियन बैरल उनके पास तेल है। तेल उत्पादन में वेनेजुएला अमेरिका और सऊदी अरब से मीलों पीछे नजर आता है और यही उसके रेवेन्यू के आंकड़े भी कहते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं। वही वेनेजुएला आर्थिक बदहाली, कुप्रबंधन और प्रतिबंधों से जूझ रहा है। इसी कमजोरी को आधार बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने और सीधा हमला कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का अधिकार है। बस यहीं से जो जड़ की शुरुआत है वो थी। अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को आखिरकार कैसे पूरा करेंगे अगर तेल भंडार दुनिया के किसी और देश के पास सबसे ज्यादा होगा। अमेरिका के पास 55, वेनेजुएला के पास 303। और आरोप और भी ज्यादा गंभीर है कि वेनेजुएला अमेरिका का तेल चुरा रहा है। अब सोचिए, वेनेजुएला अमेरिका का तेल चुरा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं वो। अमेरिका का कहना है कि तेल की बिक्री से मिलने वाला जो पैसा है, ये अमेरिका दावा करता है, आरोप लगाता है कि वेनेजुएला जो तेल बेचता है, उससे जो पैसा कमाता है, उसका उपयोग ड्रग तस्करी में करता है, गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल में करता है। और यही कहकर के उन्होंने कैरेबियन सी में अपनी नौसेना को उतारा और वहां पर ड्रिल करनी शुरू की और ड्रिल करते करते वो राजधानी काराकास में पहुंच गए। यही तर्क दे दे करके तेल टैंकर्स की नाकेबंदी उन्होंने कर दी। यानी तेल अब सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि सीधा सीधा जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल टैंकर्स को जब्त करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2025 में अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास एक बड़े ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया, जिससे निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ गया। और ट्रंप का यह कहना है कि यह ड्रग तस्करी और फेंटेनियल यानी एक घातक ड्रग के खिलाफ कार्रवाई है। सच ये था कि उस तेल टैंकर में सिर्फ और सिर्फ तेल था, कोई ड्रग नहीं था। बावजूद उसके तेल टैंकर को निशाना अमेरिका ने बनाया। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में कई नावों, जहाजों पर हवाई हमले किए, जिनमें बहुत सारे लोग मारे गए, दर्जनों लोग मारे गए, ये भी आंकड़े आए। कई विश्लेषक ये तक कहते हैं कि ट्रंप नार्को टेररिज्म को बहाना बना करके ये पूरा खेल रच रहे हैं। जैसे अमेरिका के ही एक और राष्ट्रपति बुश ने इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर रचा था, लेकिन इनका असल मकसद वही है,
वेनेजुएला का तेल और मादुरो को सत्ता से हटाना। अमेरिका वेनेजुएला की समृद्ध तेल संपदा पर काबिज होना चाहता है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन अपने पक्ष में करना चाहता है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहता है और यही वजह है कि उसकी तरफ से इतना बड़ा एक युद्ध छेड़ा गया जिसमें उसने सीधे सीधे मादुरो को और उनकी पत्नी को न केवल सत्ता से बेदखल किया बल्कि बंधक भी बना लिया। तो ये थी पूरी कहानी इस पूरे विवाद के पीछे। और अब दूसरी बड़ी स्टोरी की तरफ वर्ल्ड में बढ़ते हैं और बात करते हैं कनाडा में अमेरिका जैसे हाल की। अब कनाडा में ये अमेरिका जैसे हाल कैसे बन रहे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। कनाडा में एक भयानक संकट सिर उठाने वाला है और लाखों लोगों को रोजगार जो है उनका खतरे में आने वाला है, क्योंकि वर्क परमिट खत्म होने के कारण यहाँ की जो एक बड़ी संख्या है, बड़ी आबादी है, वो कभी भी अवैध घोषित की जा सकती है। लेकिन एक बात और है इसमें कि इसमें आधी सी जो संख्या है वो भारत की। आपको पता होगा कि कनाडा रहने के लिए कितने सारे लोग जाते हैं भारत से। कनाडा में कहा जाता है कि पूरा का पूरा पंजाब बसा दिया गया है। अब वहां पर भी वर्क परमिट को लेकर के एक बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जो अभी वहां पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अवैध प्रवासी कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। कनाडा की इमिग्रेशन एजेंसी है IRCC, उसके ताजा आंकड़े के मुताबिक साल 2025 के अंत तक करीब 10 लाख से ज्यादा वर्क परमिट खत्म हो जाएंगे। 2025 गुजर गया है, अब जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। मतलब लाखों लोग कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अब कनाडा में अमेरिका जैसा हाल, ये क्यों हम कह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 2025 के अंत तक 10.53 लाख वर्क परमिट पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। 2026 में 9.27 लाख और वर्क परमिट है जो खत्म होंगे और करीब आधे विदेशी वर्कर्स भारतीय हो सकते हैं इसमें से। नया वीजा या स्थायी निवासी बनने तक अवैध प्रवासी वो व्यक्ति घोषित कर दिया जाएगा और सबसे ज्यादा जो इससे प्रभावित होगा वो होगा अस्थायी कामगार, विदेशी छात्र। कनाडा सरकार ने वीजा नियम को और सख्त कर दिया है। अब प्रवासियों की स्थिति इसी वजह से चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्क परमिट खत्म हो गया है तो अब जाकर के नया बनवा लेना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये आप्रवासियों की स्थिति को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इसमें से करीब आधे भारतीय हैं जो इस संकट के केंद्र में हैं। सवाल यह है कि क्या कनाडा सरकार इन लाखों लोगों की सुध लेगी या फिर इन्हें सड़कों पर यूं ही छोड़ दिया जाएगा। कनाडा में अवैध प्रवासियों की संख्या में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है उससे ग्रेटर टोरंटो एरिया का ब्रैम्पटन और कैलेडन जैसे इलाके जो हैं वो गंभीर संकट की ओर बढ़ रहे हैं। जंगलों में लोग टेंट लगा करके रहने को मजबूर हो गए हैं, जो अब साफ साफ एक बड़ा सामाजिक और प्रशासनिक सिरदर्द बन गया है। ये तस्वीर आप देखिए, टेंट बना करके रह रहे हैं लोग। अब अगर किसी देश में जाकर के कोई इस तरीके से करेगा, टेंट लगा करके रहना, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि सरकार अपने नियमों में ढील नहीं देगी बल्कि कड़ाई से उनका पालन करवाएगी। अब इसमें बहुत सारे विदेशी नागरिक हो सकते हैं जो कनाडा में जाकर के रहते हैं, लेकिन कनाडा में रहना बहुत महंगा है और यही वजह है कि इन लोगों ने अब पार्क में जाकर के टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ रहने वाले कई लोग कह रहे हैं कि वे नगद में काम करते हैं, सरकार की नीतियों के कारण फंसे हुए हैं। अब ये समस्या सिर्फ आवास की नहीं है बल्कि सुरक्षा, सीधी सी बात है, सुरक्षा से ये मुद्दा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, स्वच्छता से भी जुड़ेगा और कानून व्यवस्था से भी जुड़ेगा और इन्हीं तमाम मुद्दों को जोड़ा गया है। अब कनाडा की मौजूदा जो वर्क परमिट है समाप्ति नीति ने अवैध प्रवासी वर्ग को बढ़ावा दिया है। इससे न केवल स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा है बल्कि सामाजिक तनाव भी बढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि अगर भारत में काम करने के लिए कोई व्यक्ति कहीं से आता है, हमारे आसपास के मुल्कों से आता है और वो ये कहे कि भारत में रहना महंगा है और कहीं किसी पार्क में जाकर के टेंट लगा करके रहना शुरू कर दे, तो हमारे देश को भी ये करना होगा कि हमारे जो संसाधन इस देश के उस पर सबसे पहला हक भारतीयों का है और उनके लिए वो नीति में परिवर्तन करेंगे और यही कनाडा में भी हो रहा है। कनाडा सरकार ने हाल ही के वर्षों में इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे टेम्परेरी रेजिडेंट्स, जैसे उसमें आप स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, वर्क परमिट होल्डर्स को काउंट कर सकते हैं, उनकी संख्या कम करने और डिपोर्टेशन बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसका मुख्य कारण है हाउसिंग क्राइसिस। ये भी बिल्कुल सही है, वहां पे है हाउसिंग क्राइसिस, नहीं है उस तरीके से बिल्डिंग जैसी होती है हमारे यहाँ भारत में।
दूसरा, बहुत ज़्यादा महंगा है रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि वो लोगों के लिए घर बना ही नहीं पा रहे हैं। हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विस तो पूरी तरीके से ओवरलोड हो चुकी है। हाल ये है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ये कहा जाता है कि जो हेल्थ केयर किस तरीके से मिलता है वहाँ पर, जो स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं, जो स्टूडेंट जाते हैं, उन्हें फ्री हेल्थ केयर की सुविधा के नाम पर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में कुछ खबरें भी आई थी कि इसी हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से बहुत सारे जो इंडियन हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, कईयों की मौत तक हो गई थी। अब इस पर ओवरलोडिंग की भी बात निकल करके सामने आ रही है। पहले 2022-2024 में हाई इमिग्रेशन लेवल से पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, लेकिन अब इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए कट्स किए जा रहे हैं। कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह आपको बताती हूँ। वजह यह है कि बढ़ती हुई इलीगल माइग्रेशन की समस्या, ग्रेटर टोरंटो एरिया में सबसे बड़ा संकट, कैंप लगा करके रहना, ब्रैम्पटन और कैलेडन में भारी दबाव है, हाउसिंग क्राइसिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव है, टेम्परेरी रेजिडेंट्स को कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक रिकवरी करनी है और पब्लिक ओपिनियन। लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके घूमने वाली जगह पर कोई टेंट बना करके रहने लगे, ये भी एक वजह है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि जो काम करने लायक है उन्हें रहने लायक भी है। वे मांग कर रहे हैं कि अस्थायी कामगारों और छात्रों को कानूनी रूप से रहने का रास्ता दे दिया जाए। मानवाधिकार संगठन ये कह रहे हैं यह संकट कनाडा की सख्त इमिग्रेशन नीतियों का नतीजा है। आवास और सेवाओं पर दबाव कम करने के लिए लाई गई ये योजनाएं वहां नया संकट पैदा कर रही हैं। कनाडा की आबादी लगातार गिरते जा रही है, जो देश विकास दर और आर्थिक भविष्य के लिए चिंता का विषय बन गई है। कनाडा की आबादी में आखिरकार गिरावट की वजह क्या है, वो जान लीजिए। गिरावट की वजह यह है कि नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं उनका देश छोड़ना, ये सबसे बड़ी गिरावट है। इमिग्रेशन में कमी, ये भी एक बड़ी गिरावट का वजह है। आव्रजन नीतियों में सख्ती और वैश्विक आर्थिक और सामाजिक बदलाव, ये वो तमाम रीजन है जिसकी वजह से कनाडा की आबादी में लगातार गिरावट नोटिस की गई है। जनसंख्या में गिरावट का मतलब है कम युवा और बढ़ती बुजुर्ग आबादी। इससे नौकरी की जो मांग है वो घट जाएगी, टैक्स का जो बोझ है वो बढ़ जाएगा और कनाडा को अब अपनी इमिग्रेशन नीति को और लचीला करने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। एक रिपोर्ट है स्टैट्सकैन की, जिसके अनुसार 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 2025 के बीच कनाडा की आबादी करीब 76,000 लोगों तक घट गई, जो प्रतिशत के लिहाज से लगभग 0.2% की गिरावट है। और ये गिरावट 1971 के बाद से थर्ड क्वार्टर में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। कनाडा में गैर स्थायी निवासियों की संख्या कहां-कहां कितनी घटी है, अब वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑन्टेरियो की मैं बात करती हूँ, 1,07,280 यहाँ पर स्थायी निवासियों की संख्या घटी है, खुद लोग छोड़ करके जा रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 26,242 लोग जा चुके हैं। क्यूबेक में ये आंकड़ा 15,989 का है, तो एल्बर्टा में ये आंकड़ा 10,605 का है। आंकड़ों के मुताबिक कनाडा के हर प्रांत, हर क्षेत्र में गैर स्थायी निवासियों की संख्या घट गई है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट ऑन्टेरियो प्रांत में दिखी है। उसके आंकड़े भी मैंने आपको बताए हैं। हालांकि इस बदलाव के पीछे की जो वजह है वो अब जान लीजिए। इस बदलाव के पीछे सरकार की सख्त होती आव्रजन नीति को अहम वजह माना गया है। साल 2024 में संघीय सरकार ने गैर स्थायी निवासियों की संख्या घटाने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर कैप लगाने का ऐलान किया था। सत्ता में आए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार आव्रजन को नियंत्रण में लाने का काम करेगी। अब कनाडा में इमिग्रेशन और वर्तमान स्थिति क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े इमिग्रेशन देशों में से एक है। कनाडा की अगर मैं आबादी की बात करूं तो आबादी में लगभग 22% लोग जो हैं वो विदेशी हैं। देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता लोगों को खींचती है। कनाडा में आव्रजन के प्रमुख कारण क्या वो जान लीजिए। बेहतर जीवन स्तर और शिक्षा, ये सबसे बड़ा रीजन है। लोग पढ़ाई करने के लिए भारत से बहुत ज्यादा जाते हैं। और रोजगार के अवसर क्या हैं? शरणार्थी नीति और मानवाधिकार संरक्षण सबसे ज्यादा यहाँ पर तगड़ा है। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि अगर कुछ होगा तो मानवाधिकार वाले संभालेंगे। और उसके बाद आता है परिवार पुनर्मिलन, तकनीकी और कौशल आधारित आव्रजन। ये तमाम चीजें हैं जो कनाडा में आव्रजन के प्रमुख कारण हैं और कहीं ना कहीं इसे और ज्यादा लचीला बनाते हैं।
नवंबर के बजट में संघीय सरकार ने संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में अस्थायी निवासियों की संख्या और ज्यादा कम हो जाएगी। सरकार का यह लक्ष्य है कि अगले साल केवल 3.85 लाख अस्थायी निवासियों को अनुमति दी जाए। सिर्फ इतने लोगों को मिलेगी अनुमति। इसके बाद के 2 वर्षों में यह संख्या 3.7 लाख प्रति वर्ष तक सीमित की जा सकती है। यह फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब देश हाउसिंग और हेल्थ केयर संकट से जूझ रहा है और जनता की राय भी आव्रजन को लेकर के बदल रही है। उनके देश में भी बहुत सारी कमियां हैं, खासकर हेल्थ केयर सिस्टम में। ऐसे में उनके देश के लोग भी अपने देश को छोड़ करके जा रहे हैं। बाहर के जो लोग हैं, विदेशी जो लोग हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की राय इसलिए बदल गई है और अब यही वजह बताई जा रही है कि सरकार कभी भी अपनी नीतियों में बदलाव कर सकती है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC के सर्वे जो हैं वो बताते हैं कि कनाडा में आव्रजन के समर्थन का स्तर पिछले 30 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं जो विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी है उसने इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाया है, यानी कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है। अब 1 अक्टूबर 2025 की बात करती हूं। कनाडा की जो कुल आबादी है वो करीब 4.15 करोड़ थी। कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिए जाने वाली स्टडी परमिट की संख्या में अब कटौती कर दी है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2025 की पहली तिमाही में भारतीय स्टूडेंट को दिए गए जो स्टूडेंट जो परमिट थे वो 31% की गिरावट के साथ दर्ज किए गए हैं। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी-मार्च 2026 के बीच में सिर्फ 30,640 स्टूडेंट को स्टडी परमिट दिया गया है। हालांकि कनाडा की पढ़ाई कोई सस्ती पढ़ाई तो है नहीं, बहुत महंगी पढ़ाई है, लेकिन अच्छी पढ़ाई है। कुछ देशों के लिए ये सस्ती भी है। ऐसे में ज्यादातर देशों से स्टूडेंट जाते हैं। अब उसमें सिर्फ जनवरी-मार्च की अगर मैं बात करूं तो आंकड़े जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ 30,640 स्टूडेंट को ही ये स्टडी परमिट मिला है। सिर्फ 2024 में इसी अवधि के दौरान जो संख्या थी वो 44,295 थी। जनवरी 2025 में जो कनाडा की आबादी है वो 4 करोड़ 15 लाख थी, जिसमें अस्थायी निवासियों की जो संख्या है वो 3 करोड़ 2 लाख थी। 4 करोड़ 15 लाख में 3 करोड़ 2 लाख लोग अस्थायी थे, उस देश के नागरिक थे। लगभग 7.25% है। कनाडा सरकार इसे 2028 तक 5% से कम पर ले जाना चाहती है और यही वजह है कि IRCC ने 2025 के लिए स्टडी परमिट की लिमिट को 4,37,000 कर दिया। 2024 के मुकाबले ये 10% कम है। ये सीमा 2026 तक लागू रहने वाली है। जो कनाडा आने वाले स्टूडेंट हैं, किस तरीके से कमी हुई है देखिए। 2020 में जो आंकड़ा था 6,42,480 का, वो 2021 में घट करके 6,17,250 पहुंचा। 2022 में यह आंकड़ा बढ़ा 8,07,750 हुआ। फिर हालांकि 2023 में फिर कटौती देखी गई है, 6,81,155 हो गए ये इंटरनेशनल स्टूडेंट। 2024 में ये फिर से घट गया, 5,16,275 हो गया और 2025 में और ज्यादा घट गया और 4,37,000। कनाडा ने साल 2023 से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो संख्या है उसे कम करने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी। कनाडा ने 2023 में कुल मिलाकर के 6.81 लाख स्टडी परमिट जारी किए, जिनमें से 2,78,000 जो स्टूडेंट थे वो भारतीय थे। 2024 में जो कुल परमिट की संख्या है वो घट करके 5,16,000 हो गई, जिसमें 1,88,000 भारतीय छात्र थे। इसी वजह से कनाडा में जो आने वाले स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनकी संख्या में लगभग 40% की कमी भी आई है। कनाडा की आबादी में इस ऐतिहासिक गिरावट ने देश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर पर गहरा असर डाला है। गैर स्थायी निवासियों की वापसी ने लेबर मार्केट, शिक्षा और आव्रजन नीतियों में नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार कैसे इस गिरावट को संतुलित करके देश की ग्रोथ रेट एंड डाइवर्सिटी को बना करके रखेगी। यानी तस्वीर एकदम साफ है। कनाडा में हालात अमेरिका जैसे हो रहे हैं। लाखों लोगों के सिर पर रोजगार और कानूनी दर्जे का संकट मंडरा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कनाडा सरकार इस आने वाले तूफान को रोक पाएगी या फिर बड़ी संख्या में लोग सिस्टम के बाहर धकेल दिए जाएंगे। फिलहाल दुनिया की नजर कनाडा पर टिकी हुई है कि आखिरकार आने वाले वक्त में कनाडा किस तरीके से इसमें बदलाव करने वाला है। लेकिन वर्ल्ड नाउ में अब वक्त
तीसरी बड़ी स्टोरी का है, बात अमेरिका की करेंगे, जहां पर एक आतंकी साजिश रची गई, लेकिन उसे पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया गया, क्योंकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने ये साजिश रची थी। अमेरिका में नए साल 2026 के जश्न से ठीक पहले एक बड़े आतंकी हमले की जो साजिश है उसे समय रहते नाकाम कर दिया गया है। नॉर्थ कैरोलिना के मेन ट्रेल इलाके में रहने वाले 18 साल के क्रिश्चियन स्टेडवेंट को FBI ने गिरफ्तार किया। ये उसकी तस्वीर है। आरोप है कि वो आतंकी संगठन ISIS से इंप्रेस होकर के न्यू ईयर ईव पर जानलेवा हमला करने की योजना बना रहा था। वहां पर कोई कानून सख्त तो है नहीं है, किसी के भी हाथ में बंदूकें पकड़ा दी जाती हैं और वहां पर जितनी ज्यादा गोली चलने की घटनाएं होती हैं वो शायद ही कहीं पर होती हों। इस व्यक्ति का भी कुछ ऐसा ही इरादा था। अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला टल गया है। FBI ने 18 वर्षीय ISIS संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी है। इसके साथ ही FBI ने 18 वर्षीय ISIS को जो गिरफ्तार किया है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ISIS से प्रेरित था। सोशल मीडिया से रेडिकलाइजेशन इसका हुआ था। फूड रेस्टोरेंट और जो स्टोर्स हैं वो इसके निशाने पर थे। ये वो व्यक्ति है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये 18 साल का वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नए साल में नया हमला करना था इसे। नया साल हमला 2026 इसका नाम रखा गया। उसकी नोटबुक भी उन्हें मिली है FBI को। इसके साथ क्या मिला? हथियार मिला, मास्क मिले और कई सामग्रियां जब्त की गई हैं। 29 दिसंबर 2025 की अब मैं बात कर लेती हूं, जहां पर FBI और स्थानीय पुलिस ने स्टेडवेंट के घर पर सर्च वारंट के तहत छापा मारा। उसके बेडरूम से हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिला जिसका टाइटल था न्यू ईयर्स अटैक 2026। इस नोट में अटैक की पूरी प्लानिंग लिखी गई थी। मास्क, वेस्ट, टैक्टिकल ग्लव्स, 2 चाकुओं की लिस्ट, पूरी लिस्ट बना करके रखी थी इससे क्या क्या लेकर के आना है। यानी आप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो एक बार फिर से अमेरिका में होते हुए कभी भी देख सकते थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि नोट में लिखा था कि वो 20 से 21 लोगों को चाकू मारने का टारगेट रखता है। और इसके अलावा माइटाडोम OP नाम से एक सेक्शन था जिसमें पुलिस के पहुंचने के बाद उन पर अटैक कर शहीद होने का जिक्र तक इस व्यक्ति ने किया हुआ था। यह 18 साल का है मात्र। जांच में यह सामने आया कि स्टेडवेंट जिस रिश्तेदार के साथ रहता था उसे उसके इरादों की कुछ हद तक भनक लग चुकी थी और इसी वजह से घर में मौजूद चाकू, हथौड़े उस व्यक्ति ने छिपा दिए थे, उसके रिश्तेदार ने छिपा दिए थे। इस व्यक्ति का जो काला चिट्ठा था वो खुल सकता था। छापे जैसे ही पड़े FBI ने उसके बेड के नीचे से 2 बूचर नाइफ निकाली, 2 हथौड़े बरामद किए जो उसी फोटो से मैच कर रहे थे जो उसने अंडरकवर एजेंट को भेजी थी। इसके अलावा उसके रूम से संभावित टारगेट्स की जो लिस्ट है, टैक्टिकल ग्लव्स हैं, वो सभी मिले हैं। सभी सबूत सामने आने के बाद 31 दिसंबर 2025 को यानी न्यू ईयर ईव के दिन क्रिश्चियन स्टेडवेंट को अरेस्ट कर लिया गया था। उस पर विदेशी आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप लगा। इसके बाद उसे शार्लोट की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया और अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार यदि वो दोषी पाया गया तो उसे अधिकतम 20 साल की फेडरल जेल की सजा हो सकती है। इस पूरे ऑपरेशन में FBI के साथ न्यूयॉर्क पुलिस, मेंटल पुलिस डिपार्टमेंट और ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स शामिल थी। पुलिस की अंडरकवर साइबर टीम ने ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक किया। अब US में जिहादी प्लान किस तरीके से ये लीक हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। क्रिश्चियन स्टेडवेंट ISIS के कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित है। दिसंबर 2025 में उसने कई ऑनलाइन पोस्ट साझा किए। सोल्जर बताना उसने ISIS को शुरू कर दिया था। गैर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे पोस्ट उसने करने शुरू कर दिए थे। उकसावे वाली जो भाषा है उसका इस्तेमाल इसके द्वारा किया जा रहा था। अपनी पोस्ट में उसने लिखा, जो लोग क्रॉस पूछते हैं उन्हें अल्लाह बद्दुआ देंगे। किस तरीके से रेडिकलाइज हो चुका था अब आप समझ आइए। FBI के मुताबिक क्रिश्चियन स्टेडवेंट ISIS से ऑनलाइन जुड़ा था। वो ISIS के समर्थन में लगातार पोस्ट कर रहा था। दिसंबर की शुरुआत में उसने एक पोस्ट में जीसस की मूर्तियों की तस्वीर शेयर की। अब कौन है ISIS आतंकी, इसका नाम क्या है, इसकी उम्र क्या है, वो एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। इस व्यक्ति का नाम है क्रिश्चियन स्टेडवेंट, जिसकी उम्र है वो 18 साल है। कहाँ पर रहता है ये रहता है मिंट हिल, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका। इस पर आरोप क्या लगे हैं वो जान लीजिए। आरोप ये है कि नए साल 2026 के जश्न पर बड़ा हमला करने की इसकी साजिश थी। गतिविधि क्या थी, कैसे पता लगा? सोशल मीडिया पर ISIS की कट्टरपंथी विचारधारा पर अपने विचार लिखता था और उनका प्रचार करता था। ISIS को इसने सोल्जर बताना शुरू कर दिया था। गैर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले इसने पोस्ट करने शुरू कर दिए थे।
क्रिश्चियन स्टेंटमेंट अगर दोषी पाया जाता तो 20 साल तक की जेल होगी। FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि साजिश काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन समय पर कार्रवाई से कई जानें बचा ली गई हैं। अब देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन आतंकी हमलों के दर्द में वो भी अछूता नहीं रहा है। आपको 9/11 की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको 9/11 की ये तस्वीर याद होगी, क्या हुआ था। और उसके बाद हालिया लोन वुल्फ अटैक भी आपको याद होगा। उसके बाद उसकी तरफ से कई पाबंद भी लगाए गए थे अफगानिस्तान पर। खासकर अफगानिस्तान ने हालांकि इसका विरोध किया था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। आतंकवाद ने कई बार अमेरिका को झकझोरा है, ये गलत नहीं है। अमेरिका में कब कब ये आतंकी हमले हुए हैं, चलिए जान लेते हैं। 11 सितंबर 2001 अलकायदा के आतंकवादियों ने 4 विमान हाईजैक किए, और उसके बाद क्या हुआ, 2 विमान इनमें से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC न्यूयॉर्क में टकरा दिए। उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई अभी। एक पेंटागन में और एक पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर के गिरा दिया। ये अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। अमेरिका के इतिहास का ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, और इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। ये सब कुछ हुआ था। उसके अलावा बोस्टन मैराथन बम धमाका आपको याद होगा, 15 अप्रैल 2013 को हुआ था। इसमें बोस्टन मैराथन के दौरान 2 बम ब्लास्ट हुए, कई लोग मारे गए, घायल हुए। इसमें दोषी कौन पाया गया, तामरान और जिना, ये दोषी पाए गए थे। उसके बाद आता है 2 दिसंबर 2015 सैन बर्नार्डिनो हमला। कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक ऑफिस पार्टी के दौरान फायरिंग हुई, बम विस्फोट भी हुआ, 14 लोग मारे गए और कई लोग इसमें घायल बताए गए। उसके बाद आती है 31 अक्टूबर 2017 की तारीख, जगह थी न्यूयॉर्क का न्यू जर्सी ट्रक हमला। ट्रक चालक ने न्यूयॉर्क में पैदल चल रहे लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया था। ये भी ऐसे ही रेडिकलाइज लोग था। 8 लोगों की जान चली गई थी इस दौरान भी। 16 मार्च 2021 अटलांटा स्पा शूटिंग, जॉर्जिया के अटलांटा में 3 स्पा में इस दौरान फायरिंग की गई थी। 8 लोग इसमें भी मारे गए। ज्यादातर इसमें एशियाई महिलाएं थी जो यहाँ पर काम करती थी। स्पष्ट है कि अमेरिका ने सुरक्षा को लगातार मजबूत किया है, लेकिन आतंकी खतरा आज भी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर के उभर रहा है। और ये दुनिया के लिए भी संदेश है कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, कोई देश नहीं है। ये कभी भी कहीं पर भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है, और इसी की तैयारी अमेरिका में एक बार फिर से की जा रही है। अब आखिरी स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ। वर्ल्ड नाउ में हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की। नए साल की शुरुआत के साथ ही अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में मौसम ने अपने सबसे सख्त तेवर दिखाए हैं। ऑसवेगो काउंटी में पहले 2 ही दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। ऑसवेगो काउंटी के कई शहरों में 4 फीट यानी करीब 48 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। घरों के बाहर देखिए, जो गाड़ियां हैं वो जम गई हैं। सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं या रुई से लदे हुए कोई गट्ठर खींचे जा रहे हैं, इसमें अंतर कर पाना मुश्किल हो गया है। बर्फ इस कदर जम गई है कि लोगों के घरों और दुकानों के बाहर सफेद चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई जगह पर ट्रैफिक बेहद धीमा हो गया है और आम लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। अमेरिका के अपस्टेट न्यूयॉर्क में जबरदस्त सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। सिरेक्यूज शहर तेज लेक इफेक्ट का जो सामना है वो कर रहा था, और ऐसा स्नो स्टॉर्म जिससे पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर में ढक गया है। न्यूयॉर्क में बर्फीली तूफान का जो कहर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और 3 दिन पहले सिरेक्यूज में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी कराने वाली लेक इफेक्ट स्नो मशीन अब ओसेवो काउंटी की तरफ बढ़ गई है। कई इलाकों में हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। अब आपको बताती हूँ कि आखिरकार लेक इफेक्ट बर्फबारी क्या है। झीलों से उठती नमी से बनने वाली जो बर्फ है, उसके बाद जो बर्फबारी होती है वो ठंडी हवा जब गर्म झीलों के ऊपर से गुजरती है, पानी भाप बन करके बादलों में बदल जाता है और किनारों पर पहुंच करके तेज बर्फ गिरती है। अक्सर सकरी पट्टी में तेज बर्फबारी होती है, कभी कभी कुछ घंटों में कई फीट बर्फ भी गिरती है। अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में अक्सर ये देखा जाता है। ये फिनोमेना अपस्टेट न्यूयॉर्क, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, ऑन्टारियो जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आम बात है। न्यूयॉर्क राज्य के ऑसवेगो काउंटी में लेक इफेक्ट स्नो की वजह से लगातार भारी बर्फबारी जारी है और कुछ जगहों पर 48 इंच तक जो बर्फ है वो जम गई है। जनजीवन पूरी तरीके से ठप है। ये देखिए, रुका हुआ पूरा ट्रैफिक आप देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा रोड कहाँ है, पीछे की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ से आए हैं वहीं कहीं सेफ जगह पर रुक जाएं। लेक ऑन्टारियो से उठने वाली जो ठंडी हवाएं हैं
जब नमी लेकर के जमीन की ओर बढ़ती हैं तो तेज बर्फबारी का रूप ले लेती है और यही यहाँ पर हो रहा है और इसी वजह से पिछले दिनों से मौसम यहाँ पर बेहद खतरनाक हो गया है। न्यूयॉर्क में ये विंटर स्टॉर्म जैसा है उसकी वार्निंग पहले ही दे दी गई थी और अब जानिए कि क्या हुआ है। ऑस्वेगो, लुइस और जेफरसन काउंटी के लिए जो विंटर स्टॉर्म वार्निंग है वो जारी कर दी गई है। झील प्रभाव से भारी जो बर्फबारी है वो अभी हो रही है, वो वहां पर देखने को मिल रही है। 1 से 3 फीट तक जो बर्फ है वो गिरने की संभावना भी अभी जताई गई है। तेज हवाओं के साथ जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है, अगर इतनी ज्यादा बर्फबारी होगी तो विजिबिलिटी लो हो जाएगी। ट्रैवल कंडीशन इस दौरान बेहद खतरनाक रहने वाली है, इसीलिए गैर जरूरी जो यात्रा है उनसे बचना है। स्कूल, ऑफिस क्योंकि बंद हो चुके हैं, पूरी तरीके से ठप हो गया जनजीवन। वहां पर इलाके में इमरजेंसी सर्विस अलर्ट कर दी गई है कि कभी भी किसी भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में इमरजेंसी सर्विसेज होना बेहद जरूरी है। ऑस्वेगो काउंटी के कई कस्बों में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन तेज बर्फबारी की वजह से रास्ते बार बार बंद हो रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले घंटों में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तो वर्ल्ड नाउ में आज हमने आपको दुनिया भर की जानकारियां दी हैं, लेकिन अब बारी आज के सवाल की है। आज का सवाल क्या है वो मैं आपको पूछ लेती हूँ। सवाल ये है कि वेनेजुएला की राजधानी का नाम क्या है? काराकास ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है रोम। आप अपना जवाब टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सही जवाब देने वाले विजेता को इंडिया डेली की तरफ से मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता की। उनका नाम है अमृत, ठाणे मुंबई से वो रहने वाले हैं। आपसे जो कल सवाल पूछा गया था आप उसके विजेता हैं। आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आपको इंडिया डेली की तरफ से जल्द ही गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। और वर्ल्ड नाउ में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।